प्रदेश में कहा जा रहा था, कांग्रेस ने ज्योतिराज सिंधिया के ऊपर बहुत कटाक्ष किए, इस बात को नहीं नकारा जा सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के ऊपर कई चीज़ें उछाली गईं, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता और उसका परिणाम जनता ने कांग्रेस को दिया और पटकनी, बड़ी पटकनी खानी पड़ी कह लीजिए। ऐसे गर्त में चली गई है कांग्रेस, जहां से उठ के आ पाना अगले 5 साल के बाद मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन यह तब तय किया जाएगा कि क्या होता है उस समय। ये आने वाले 5 साल में भाजपा और किस प्रकार अच्छे कार्य करती है, जिससे कि वह आगे की भी जीत को निश्चित कर पाए कि आने वाला 2028 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी ऐसे ही भारी मतों से भाजपा विजयी हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया और श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जबरदस्त कार्य किया। दोनों की जोड़ी मुख्य चेहरा रही कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव 2023 में, और दोनों ही चेहरों के ऊपर, दोनों ही फेस के ऊपर जनता ने भरपूर भरोसा दिखाया है, भरपूर उम्मीद जगाई है, भरपूर उम्मीद दिखाया है और खुल के आशीर्वाद दिया है जनता ने अपना। और बाबा महाकालेश्वर का आशीर्वाद मिला दोनों को और पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ, लगभग 160 सीटों के साथ, एक तिहाई से भी ज़्यादा कह लीजिए सीटों के साथ यह सरकार बनाती हुई दिख रही है। यह मध्य प्रदेश के विधानसभा इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी भाजपा के लिए। आज तक इतने सीट आज तक भाजपा ने कभी अर्जित नहीं किए, तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी भाजपा के लिए। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी यह तय हो चुका है, लगभग भाजपा काफ़ी अंतर बना चुकी है। सीटों की बात करें तो, मतों की बात करें तो, और भाजपा यह कारनामा वहाँ पे भी करती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा का शासन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी सब मिलके तय करेंगे कुछ दिनों बाद या 2-4 दिनों के अंदर, यह आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं वापस छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में यह उलटफेर अविश्वसनीय है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में यह उलटफेर अविश्वसनीय है। आप इस बात को ध्यान से समझिए। कोई भी, या एग्जिट पोल हो, कोई दिग्गज नेता हो या कोई विश्लेषक हो, कोई भी इस बात को नहीं मानने समझने तैयार था कि छत्तीसगढ़ में यह हाल कांग्रेस की हो सकती है। और अब अपडेट की तरफ चलते हैं, जिला दुर्ग की बात करते हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ विधानसभा में टोटल ओवरऑल बात करें तो पाटन में लगभग 8 राउंड खत्म हो चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल, पाटन जो कि विजय बघेल और भूपेश बघेल जी के बीच में टक्कर हो रहा है, तो विजय बघेल जो टोटल वोट पाए हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। भूपेश बघेल पीछे हैं, विजय बघेल चौथे राउंड में 4001 वोट से आगे चल रहे थे। सीएम बघेल अभी की स्थिति में बड़ा दिलचस्प मुद्दा है। चौथे राउंड तक कभी आगे कभी पीछे चल रहा है, चूंकि सीएम भूपेश बघेल के साख दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 साल उन्होंने शासन किया है। यह सीट उनके लिए करो या मरो की स्थिति थी, यह उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। और अभी देखते हैं 2 बजे तक यह कहना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होगा कि कौन जीत रहा है, क्योंकि वोट का अंतर बहुत कम है। कभी भूपेश बघेल जी आगे चल रहे हैं, कभी विजय बघेल जी आगे चल रहे हैं, और अंतर भी काफ़ी कम है, 2000, कभी 4000, कभी 200, कभी 600, ऐसे हर राउंड की गिनती के बाद ऐसा समझ में आ रहा है। तो यह कहना अभी की स्थिति में ठीक नहीं है कि कौन जीत रहा है। अभी यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि टक्कर कांटे के, बाघ भैंसे की लड़ाई है पाटन में, और दोनों ही कद्दावर नेता, दोनों का ही
छत्तीसगढ़ राज्य में वर्चस्व, दोनों ही ओबीसी के चेहरे और दोनों ही एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंदी रहे हैं, रिश्तेदार हैं, चाचा भतीजे का रिश्ता है आपस में, दोनों विजय बघेल भूपेश बघेल बघेल हैं और यह कांटे का मुकाबला है। भाजपा ने बड़ा दांव खेला था, सांसद हैं विजय बघेल जी अभी भाजपा के उस क्षेत्र से, दुर्ग क्षेत्र से, और उनको विधानसभा की सीट पर उतारा गया भाजपा के द्वारा रणनीति को चेंज करते हुए। ओपी चौधरी जहां अमित शाह जी पहुंचे थे, अमित शाह जी ने इनके लिए रैलियां की थी, अमित शाह जी ने खुलेआम कहा था कि आप इनको विधायक बनाइए, बड़ा आदमी मैं बना दूंगा आपको। मैं हूबहू वह लाइन रिपीट करके बता रहा हूं, दोहरा के बता रहा हूं, भरे मंच से उच्चारण से कहा था अमित शाह जी ने, रायगढ़ की जनता से अपील किया था, आप इन्हें अपने शहर से विधायक बनाइए, बड़ा आदमी मैं बना दूंगा। अब बड़ा आदमी, बड़े आदमी की परिभाषा क्या है यह तो बाद में ही पता चलेगा कि उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाता है ओपी चौधरी जी को, या उनको कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाता है, मंत्री हों या मुख्यमंत्री बड़े ही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अब वो बड़ा कैसे बनाएंगे अमित शाह जी ओपी चौधरी जी को? जीत तो लगभग तय है, 35,000 वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। खरसिया से कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल को अच्छी टक्कर मिली, हालांकि वो 7,000 वोटों से आगे हैं, लेकिन टक्कर अच्छी मिली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी लेलुंगा से विद्यावती सिदार जी 8700 वोट से आगे चल रहे हैं। धर्मजयगढ़ से मैं आपको बड़ी अपडेट दे दूं, भाजपा प्रत्याशी हरीशचंद्र राठिया 1100 मामूली वोट से आगे चल रहे हैं, यहां भी यह टक्कर कांटे की है। रमन सिंह जी राजनांदगांव से आगे चल रहे हैं, रमन सिंह जी राजनांदगांव से आगे चल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव अपनी जगह से आगे चल रहे हैं, अपने क्षेत्र में आगे चल रहे हैं रायगढ़ से। देखिए बड़ी बात है, जयसिंह अग्रवाल अगर हार जाते हैं, मोहम्मद अकबर अगर हार जाते हैं, रविंद्र चौबे अगर हार जाते हैं, यह अगर जो अभी की स्थिति दिख रही है अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अगर हार जाते हैं, यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ा विश्लेषण का विषय होगा कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ा विषय मैं कह सकता हूं। आप बात को आप जनता हैं, आप दर्शक हैं, आप समझ सकते हैं आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि जनता ने इन्हें नकार दिया। अगर यह हार जाते हैं तो यह बड़ा विषय होगा, और अभी की स्थिति में हर जगह से भाजपा ही आगे चल रही है। सीटों का अंतर जरूर कम हुआ, 7,000 वोट से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी पीछे चल रहे थे, अभी लगभग 2,000 वोटों से टीएस सिंहदेव जी पीछे चल रहे हैं। अब आप चलते हैं छत्तीसगढ़ से थोड़ा बाहर निकलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में बीजेपी की आंधी है और मध्य प्रदेश में बीजेपी का तूफान है, ऐसा कह लीजिए। एक तरफ तेज आंधी है और एक तरफ बहुत ही तेज तूफान है, जो कि कांग्रेस को कुछ ऐसे उड़ा के ले गई कि दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा है कांग्रेस का सरकार बनाने, सरकार में रहने या मजबूत विपक्षी दल होने की तो बात दूर की बात है। 190 विधानसभा सीट में बहुमत के आंकड़े से काफ़ी आगे निकल चुकी है राजस्थान में भाजपा, और वहाँ पे निर्दलीय और अन्य के भी खाते में अच्छी सीट दिखाई देती हुई जा रही है, जो आगे चल के हालांकि किंग मेकर की ऐसी कोई भूमिका निभाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है राजस्थान में, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा इकलौती उभरती हुई पार्टी नज़र आ रही है और सरकार बनाती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश की तो बात अब बार बार करना उचित नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल श्री शिवराज सिंह चौहान जी और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अगुवाई में मध्य प्रदेश भाजपा ने ज़बरदस्त काम किया और एक तरफा काम किया। जनता का आशीर्वाद, बहुत सारी योजनाएं ने जनता ने हाथों हाथ लिया, और यह जो विधानसभा 2023 का चुनाव है, यह चुनाव एक तरफा हो गया है। अब
बात करते हैं। आ जाइए छत्तीसगढ़ में। अभी हम छत्तीसगढ़ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह लीजिए कि बहुत ही हमारा जो वर्चस्व है न्यूज़ प्लस 21 का छत्तीसगढ़ में, हम न्यूज़ प्लस 21 सबसे अग्रणी न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा देखे और सुने जाने वाले, पढ़े जाने वाले न्यूज़ पोर्टल और चैनल है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ में भाजपा अभी 54 सीटों पर, 90 विधानसभा सीटों का आंकड़ा है। 90 विधानसभा सीटों पे 54 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है। और अगर यह स्थिति बनी रही, अगर यह ऐसे ही स्थिति बनी रही तो निश्चित ही 2 बजे 3 बजे के आसपास ये अच्छी स्थिति क्लियर हो जाएगी। भाजपा यहाँ पे सरकार बनाती हुई छत्तीसगढ़ में भी दिख रही है, यह स्पष्ट है। 7 के 7 विधानसभा रायपुर और रायपुर के आसपास के, जहाँ पे भाजपा ने बढ़त बनाया हुआ है। बस्तर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, बस्तर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहाँ पे बड़ी संख्या में भाजपा के सीट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरगुजा, जहाँ की पिछले विधानसभा 2018 के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट भाजपा ने जीता था, वहाँ पे 14 विधानसभा सीटों में 11 विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे बढ़त बनाए हुए है। बहुत बड़ी बिलासपुर में अमर अग्रवाल आगे चल रहे हैं। शैलेश पांडे जी ने बहुत सारे ऐसे, शैलेश पांडे जी के ऐसे काम रहे या ऐसे चीज़ें रहीं जो कि समाज के खिलाफ शायद चली गई, ऐसा मेरा आकलन कहता है, जिस कारण से, लेकिन अभी भी टक्कर कांटे का है। वहाँ पे अमर अग्रवाल जी 5 साल निष्क्रिय रहे, लेकिन लहर होती है। अमर अग्रवाल जी ने जो भी कार्य पिछले 2-3 महीनों में मोदी की गारंटी पर आगे आके निकल के काम करने की कोशिश की और जनता को साधने में सफल रहे, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर वहाँ से शैलेश पांडे जी बड़े चेहरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमर अग्रवाल जी को 2018 में भारी मतों से हराया था। तो अगर बिलासपुर, और एक बिलासपुर बड़ा सीट है अपने आप में, बिलासपुर का बड़ा वर्चस्व रहा है रायपुर के छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, तो अगर वहाँ पे पहली बार 20 साल के बाद 2018 में कांग्रेस जीती थी और वहाँ पे अगर वापस भाजपा जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी सोचनीय विषय है, बड़ा लानत वाला विषय होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अभी तक की रुझानों की बात करें तो 53 सीट 54 सीट पर भाजपा आगे है, अभी भी बढ़त बनाए हुए है। यह आंकड़ों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह आंकड़ा है, इसमें कहीं कोई अंतर अभी तक नहीं आए। जहां पे भाजपा बढ़त में है वहां पे बढ़त में है और आगे बढ़ती ही चले जा रही है। कुछ अगर 1-2 सीटों पे कांटे का मुकाबला होता है, कांटे का टक्कर होता भी है, तो यह देखने वाला विषय होगा। उससे क्या भाजपा को सरकार बनाने में कोई दिक्कत आएगी? तो नहीं आएगी, क्योंकि 46 सीटें भाजपा को चाहिए और वहां से लगभग 90 विधानसभा सीटों में 6 से 7 सीटों पर बढ़त बनाना बड़ी बात है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, इस हिसाब से अगर हम समझें, तो भाजपा तीनों हिंदी भाषी राज्यों में अपना सरकार बना रही है। अब विचार करना होगा और विश्लेषण करना होगा 2024 का। 2024 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह पहली बार ऐसा होगा, पहली बार ऐसा हुआ जब 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा, भाजपा के कोई प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए हों, पहला। दूसरा, अगर यह 2024 का चुनाव वापस से भाजपा जीत जाती है, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो भाजपा एक ऐसी पार्टी होगी आज़ादी के बाद से जो तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली पार्टी बनेगी। अभी तक का समीकरण यह कहता है, यह कह रहा है, चीख रहा है, बोल रहा है कि भाजपा 2024 में पुनः सरकार बनाएगी और मुख्य प्रधानमंत्री के चेहरा जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वापस 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे लेकर जाएंगे, जो अभी दिख रहा है। क्योंकि सभी लोगों ने कहा था कि अगर यह 3 राज्यों में भाजपा आती है तो यह मुखौटा होगा 2024 का, जो कि आती हुई दिखाई दे रही है। और अब अगर बात करते हैं, अब अगर वापस से समझना चाहते हैं तो यह क्या
चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए भी अगले साल फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तो क्या वो यह चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश देता है? यह बात कांग्रेस को समझनी होगी या कांग्रेस के नेताओं को, आला कमानों को समझना होगा कि वो इतनी क्या बड़ी गलती कर रहे हैं कि जनता, भारत की जनता उनको पूर्णतः नकारती चले जा रही है। देखिए, यह भारत है, यह हिंदुस्तान है, यहाँ का एक अपना नब्ज है, यहाँ का अपना एक संस्कृति है। आप उस संस्कृति से बाहर कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि जनता आपको नकार रही है। आप इस बात को का विश्लेषण कीजिए। आप जनता के खिलाफ ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे जनता आपके खिलाफ हो जा रही है? यह मैं निष्पक्ष रूप से अगर कहूं तो प्रतिद्वंदिता अच्छी होनी चाहिए, मजबूत विपक्ष होना भी ज़रूरी है, लेकिन अभी की स्थिति में मजबूत विपक्ष किसी भी रूप में ना लोकसभा में ना किसी विधानसभा में बनती हुई दिखाई दे रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस को यह विचार करना होगा कि वह क्या ऐसी बड़ी गलती कर रही है कि भारत कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है और कहीं सही में कांग्रेस मुक्त न हो जाए। तो यह स्थिति कांग्रेस को समझना होगा। बृजमोहन अग्रवाल जी अभी अब आते हैं वापस छत्तीसगढ़ की खबरों पे। बृजमोहन अग्रवाल जी अब 20,000 से भी ज़्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा था कि रामसुंदर दास जी जीत जाएंगे और बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, और यह बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए सबसे बड़ी जीत भी हो सकती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वह एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो कभी हारे ही नहीं, अजेय प्रत्याशी कह सकते हैं उनको। जब से 1990 से विधानसभा चुनाव वह लड़ रहे हैं और 1990 से अजेय हैं। उनको ना कोई हरा पाया है, ना हराने वाला मिला है, ना तो कोई उनको टक्कर दे पाता है। पिछली बार इतनी बड़ी आंधी में भी वह एकमात्र ऐसे प्रत्याशी रहे पूरे रायपुर के आसपास जो दमखम के साथ अपने सीट को बचा पाए। अभी ताज़ा खबर के हिसाब से बृजमोहन अग्रवाल जी अपने पिताजी को मिठाई खिलाए और आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने। इस बार के विधानसभा चुनाव में मैं आपको बता दूं, बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत प्रखरता से सामने आए थे, बहुत बढ़ चढ़ के सामने आए थे और अग्रज की तरह पूरे पार्टी को लीड कर रहे थे। इस बार यह बात सत्य है। इस बार उनका चुनाव में जो रुझान था, जो चुनाव में उनकी सहभागिता थी, हर बार से बहुत ज़्यादा थी बृजमोहन अग्रवाल जी की। पूरे राज्य में उन्होंने दौरा किया, पूरे राज्य में जहाँ जहाँ वह जिस रूप में सहयोग प्रदान कर सकते थे अपने पार्टी को, हर तरह उन्होंने दौरा किया और अपने तरफ से आश्वस्त किया कि भाजपा की सरकार लानी है और भाजपा की सरकार आएगी। तो यह सारी चीज़ें बहुत समझने वाली, सोचने वाली और मानने वाली है कि 70 से आप 72-75 से ज़्यादा सीटों की उम्मीद करने वाली कांग्रेस आधे पे सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 70 से 34, आधे से भी कम। 35 से 70 होता है डबल, आधे से भी कम सीटों पे सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत दयनीय स्थिति है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को यह समझना चाहिए। अब बात करते हैं, वापस चलते हैं कुछ सीट के ऊपर। मैं आपको बता दूं, 10 मंत्री कांग्रेस के ऐसे हैं, 10 मंत्री जिनकी स्थिति अभी बहुत ही ज़्यादा खराब है मुख्यमंत्री को लेकर। उसमें मुख्यमंत्री को भी आप गिन लीजिए। रविंद्र चौबे की स्थिति खराब है, मोहम्मद अकबर की स्थिति खराब है, टीएस सिंहदेव की स्थिति खराब है, खुद मुख्यमंत्री जूझ रहे हैं, अभी एक तरफा जीत की तरफ नहीं दिख रहे हैं, अनिला भेड़िया जूझ रही हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष, वह भी जूझ रहे हैं। आप स्थिति उठाकर देखेंगे तो हर तरफ से कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है इस बार। यह ठीक नहीं है। और जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था सीट रायपुर ग्रामीण, वहाँ से भी कांग्रेस हारती हुई दिखाई दे रही है। मोतीलाल साहू जी वहाँ से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धनेंद्र साहू का लगभग तय था अभनपुर से जीतना, वह भी हार रहे हैं। चुनाव आयोग के
आधिकारिक जो जानकारी है उसके हिसाब से बीजेपी 53 सीट पर और कांग्रेस 34 सीटों पर आगे हैं। एक बीएसपी को और एक छत्तीसगढ़ गोंडवाना पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो और एक और चर्चा कर लेते हैं जो कि अपने सभी 90 के 90 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई। जीतना हारना तो दूर की बात है, आम आदमी पार्टी। चुनाव के जस्ट पहले मेरी आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी से मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे आपकी एक भी सीट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नाराज़ हो गए थे, बोले थे कि ठीक है चुनाव के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे दुबे जी। मैंने कहा बिल्कुल चुनाव के बाद अपन वापस मिलेंगे, मिलना हो पाया तो यह स्थिति पूर्णतः साफ दिख रही है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल आम बन के रह गई है और समाप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कोई भी वर्चस्व नहीं है। तो यह उनके सारे दावे फेल हो चुके हैं। अब पुनः से वापस से मैं और ताज़ा जानकारियों के हिसाब से आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। सर एक बार छोटा सा खिला दीजिए। एक बार सर छोटा सा एक बार खिला दीजिए। थोड़ा थोड़ा चलो बधाई आप। आपको देख रहे हैं सर एक बार छोटा सा खिला दीजिए। एक बार सर छोटा सा एक बार खिला दीजिए। थोड़ा थोड़ा चलो बधाई आप। आपको देख रहे हैं सर एक बार छोटा सा खिला दीजिए। एक बार सर छोटा सा एक बार खिला दीजिए। थोड़ा चलो बधाई आप। आपको देख रहे हैं सर एक बार छोटा सा खिला दीजिए। एक बार सर छोटा सा एक बार खिला दीजिए। थोड़ा चलो बधाई आप। आपको देख रहे हैं सर एक बार छोटा सा खिला दीजिए। एक बार सर छोटा सा एक बार खिला दीजिए। थोड़ा चलो बधाई आप। आपको देख रहे हैं सर एक बार छोटा सा खिला दीजिए। एक बार सर छोटा सा एक बार खिला दीजिए। थोड़ा
चलो बधाई आप। आपको देख रहे हैं। सर एक बार छोटा सा खिला दीजिए। सर छोटा सा एक बार खिला दीजिए। थोड़ा ठंडा कर, थोड़ा थोड़ा। चलो बधाई आप। आपको देख रहे हैं।
कांग्रेस से और विजय बघेल पीछे चल रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण की बात करते हैं। दुर्ग ग्रामीण में ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं और बीजेपी आगे चल रही है 6000 से ज़्यादा वोटों से। दुर्ग शहर की बात करते हैं, भाजपा 14000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अरुण वोरा जी हार रहे हैं यहाँ पे। आगे की बात करें, भिलाई नगर देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे में यहाँ पे टक्कर है, एकदम कांटे की टक्कर चल रही है। मात्र 1200 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है, जो कि अभी 2-3 चरणों का चुनाव बाकी है, मतगणना बाकी है, उसमें कुछ भी हो सकता है। वैशाली नगर की बात करते हैं। वैशाली नगर में मुकेश चंद्राकर जो कांग्रेस के हैं वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा 15000 सीटों से 15000 वोटों से मतों से यहाँ पे आगे चल रही है। अहिरवारा की बात करते हैं। बहिरवारा में भी भाजपा लगभग 1200 मतों से आगे चल रही है। आगे बात करते हैं साजा। साजा देखिए, मैं जैसा आपको पहले भी बताया था, रविंद्र चौबे कद्दावर नेता रहे हैं। रविंद्र चौबे पहले नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। यह सीट बहुत ही संवेदनशील सीट था। भाजपा ने यहाँ पे चौका मारा था, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। तो भाजपा यहाँ पे जीतती हुई दिखाई दे रही है। यह हार कांग्रेस के लिए बड़ी हार होगी। भाजपा यहाँ पे 4100 वोटों से मतों से आगे चल रही है। बेमेतरा की बात करें, बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा कांग्रेस के, दीपक साहू भाजपा से लगभग 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, मतलब भाजपा 3100 वोटों से आगे चल रही है। नवागढ़ की बात करते हैं। नवागढ़ में गुरु रुद्र कुमार पीछे चल रहे हैं और वो भी लगभग 5300 वोटों से, 5300 मतों से पीछे, बड़ा अंतर है। पंडरिया से बात करते हैं। पंडरिया में भी भाजपा लगभग, बहुत छोटा आंकड़ा है, 500 मतों से आगे चल रही है। और कवर्धा में मोहम्मद अकबर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बड़ी हार होगी। पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के रविंद्र चौबे के बाद यह दूसरी या पहली कह लीजिए, दोनों में जिसको आपको नंबर देना हो, बड़ी हार है कांग्रेस के लिए। भाजपा 12000 मतों से आगे है। 12000 बड़ा आंकड़ा होता है, 12000 मतों से आगे। यशोदा वर्मा खैरागढ़ से भाजपा खैरागढ़ से भी आगे है, लगभग 800 मतों से भाजपा यहाँ पे आगे चल रही है। कांटे का टक्कर है। डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी कांग्रेस की आगे चल रही हैं। लगता है डोंगरगढ़ सीट बचा पाने में कांग्रेस सफल हो जाएगी, क्योंकि अंतर बड़ा है, 10000 वोट का अंतर है। राजनांदगांव की बात करते हैं। राजनांदगांव एक बड़ा सीट है, क्योंकि राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह का पुराना सीट है और यहीं से हमेशा से डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ते आए हैं। डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे 13000 मतों से आगे चल रहे हैं, लगभग जीत एक तरफा दिखाई दे रही है। डोंगरगांव से कांग्रेस 2000 वोट से आगे चल रही है। दलेश्वर साहू यहाँ पे आगे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुज्जी से भोला राम साहू कांग्रेस के प्रत्याशी 4465 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोहला मानपुर की बात करूं, मोहला मानपुर से इंद्र शाह मंडावी कांग्रेस के 599, अंतर बड़ा छोटा सा है, संजीव शाह को हराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक के आंकड़े में 599, 600 लगभग मतों से आगे चल रही है कांग्रेस। संजारी बालोद की अगर मैं बात करूं तो संगीता सिन्हा जो हैं कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो 6969 सीट से वोट से आगे चल रही हैं। डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया, देखिए अनिला यह भी कांग्रेस की मंत्री हैं अभी शासन में। अनिला भेड़िया 13000 मतों से आगे चल रही हैं, जो कि एक बड़ा अंतर उन्होंने बना लिया। गुंडरदेही से कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो 2700 मतों से आगे चल रहे हैं। बस्तर संभाग में चलते हैं। बस्तर संभाग में 12 सीटों के जो रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें कुल सीटों की बात करें तो 7 पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं 5 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। हालांकि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन फिर भी समझते हैं कि अभी तक की स्थिति में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। लखेश्वर बघेल पहले राउंड 9 राउंड की सीटों में कांग्रेस के लखेश्वर बघेल 5512 मतों से आगे चल रहे हैं। जगदलपुर भाजपा प्रत्याशी किरण देव 8 राउंड के मतगणना के बाद 15000
वो मतों से आगे चल रहे हैं। तो जगदलपुर में भाजपा की सीट बनती हुई दिखाई दे रही है। कोंटा की बात करें, कोंटा में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा प्रचंड बहुमत से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, 15,000 मतों से आगे चल रहे हैं। नारायणपुर की बात करते हैं, नारायणपुर के भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप 6,000 मतों से आगे दिखाई दे रहे हैं। 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। कोंडागांव से भाजपा प्रत्याशी लता हुसैंडी लगभग 1,000 मतों से आगे चल रही है। केसकाल के भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम 7,000 बड़ी बढ़त बना चुके हैं, 7,000 मतों से आगे चल रहे हैं। कांकेर के भाजपा प्रत्याशी आशाराम नेताम 4,545 मतों से आगे चल रहे हैं, बड़ी बढ़त बना चुके हैं। अंतागढ़ के भाजपा प्रत्याशी विक्रम हुसैंडी 20,000 मतों से बड़ा बढ़त है से आगे चल रहे हैं। भानु प्रताप से कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी 18,000 मतों से भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की सीट आती हुई दिखाई दे रही है। बीजापुर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मंडावी 4,595 मतों से आगे चल रहे हैं। दंतेवाड़ा में भाजपा के प्रत्याशी चैतराम अटामी 3,376 मतों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ा क्षेत्र जो कि बस्तर है, बस्तर में टोटल 12 विधानसभा सीट आते हैं, उसमें 7 पर भाजपा और 5 पर कांग्रेस सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अब ताज़ा इलेक्शन कमीशन के अपडेट के हिसाब से 55 जो कि 53 था, अब 55 हो गया है। भाजपा का आधिकारिक आंकड़ा जो है सीटों का वो 55 हो चुका है, और जो कि 34 था कांग्रेस का वो सिमट के 32 हो चुका है। तो यह बड़ा दिलचस्प मुद्दा है, देखने का विषय है। जैसा बार बार बड़े बड़े वादे दावे न जाने क्या क्या किए गए कांग्रेस की तरफ से, और सब फिसड्डी साबित हो गए, सब फेल हो गए, और भाजपा चौका मार गई, छक्का मार गई कह लीजिए, और तीनों राज्यों में, तीनों अग्रणी राज्यों में यहाँ से एक बड़ा सीट कह लीजिए, सीटों का समूह कह लीजिए जाता है लोकसभा के लिए। तो यह हर हिसाब से, राज्यसभा के हिसाब से भी भाजपा का यह तीनों राज्यों का जीतना जरूरी था। और यहाँ पे 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, जैसा हम जानते हैं, यहाँ पे भूपेश बघेल जी थे और वहाँ अशोक गहलोत जी थे। तो दोनों जगह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। और यह रुझान ऐसा लगता है कि अब अमूमन ये माना जाता है कि 2 बजे तक के जो रुझान रहते हैं वही रुझान परिणाम में बदल जाते हैं। 1-2 सीट का फासला होता है, अगर वह हुआ तो भी भाजपा पूर्ण बहुमत की तरफ है छत्तीसगढ़ में भी, और अंतर काफ़ी बड़ा है। तो यह पटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पटाखे नगाड़े सब फूटने बजने लगे हैं भाजपा के हर जगह पे, और कई जगह से बधाई के संदेश आने प्रारंभ हो गए हैं। एक्स पर और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से जगह जगह पूरा ट्रेंड हो रहा है, भाजपा जीत गई, भाजपा जीत गई, भाजपा जीत गई। तो यह सभी आप लोगों को भी बधाई, जिन्होंने जिसे चुना और जिस सोच और समझ के हिसाब से चुना, जिस भी अपने विचार के हिसाब से विवेक का प्रयोग करके आपने भाजपा को शासन में मौका दिया है पुनः, कि पुनः वो वापस से अपने उसी विकास के और राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर आगे शासन करे। मैंने पहले दूसरे अपने भाग में भी आपको छत्तीसगढ़ संग्राम 2023 को में बताया था, जब घोषणा पत्र आया था उसके बाद भी, कि घोषणा पत्र, यह जो घोषणा पत्र है उसमें भाजपा भारी दिखाई पड़ रही है। भाजपा में के घोषणा पत्र में राज्य का सर्वांगीण विकास दिखाई दे रहा है। भाजपा के घोषणा पत्र में युवा, महिलाएं, उद्योग और किसान को भी साधा गया है। यह बात पे मैंने जोर दिया था, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ एक वर्ग, किसान को ही साधा गया था। यह घोषणा पत्र जरूर मोदी की जो गारंटी का घोषणा पत्र है वो भारी पड़ा, काफ़ी बड़ा अंतर ला पाने में कामयाब रहा। इसी बीच में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का बयान आया है, भारत के 4 राज्यों की जनता ने एक बार फिर अपना आशीर्वाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, यह सामान्य विजय नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक बढ़त हुई है। प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है। देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब आज इस बात से सहमत हो चुका है कि मोदी है तो मुमकिन है। यह पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, रेल मंत्री हैं, उनका बड़ा बयान आया है और बधाइयों के तांता लगने प्रारंभ हो गए हैं। तो अब इस पे सिर्फ बधाइयों में चला जाए और देखा जाए कि आगे की रणनीति क्या होती है भाजपा की, किसे वह मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, कौन मुख्यमंत्री बन के शासन करता है। मैं भाजपा को भी यहाँ से यह कहना चाहूँगा, भाजपा के नेतृत्व को भी यह कहना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री ऐसे ही व्यक्ति को बनाएं जिसमें पक्षपात न हो। आप मुख्यमंत्री ऐसे ही किसी व्यक्ति को बनाएं जो सर्वांगीण विकास को समझता हो। आप मुख्यमंत्री ऐसे ही किसी व्यक्ति को बनाएं जो भ्रष्ट ना हो। आप मुख्यमंत्री ऐसे ही किसी व्यक्ति को बनाएं जिसका इतिहास खराब ना हो। आप मुख्यमंत्री ऐसे ही किसी व्यक्ति को बनाएं जो आने वाले 5 साल के शासन के बाद पुनः 5 साल या 15 साल शासन को आश्वस्त कर सके। आप मुख्यमंत्री ऐसे ही किसी व्यक्ति को बनाएं जो राज्य में कानून व्यवस्था लागू कर सके। आप मुख्यमंत्री ऐसे ही व्यक्ति को बनाएं जो सत्य का साथ दे सके, जो सही कर्म कर सके, जो किसी भी पक्षपात के अधीन न हो, क्योंकि आप राज्य का राजा चुन रहे हैं। आप हमारे संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री राजा की तरह है जिसके पास कई ऐसे अधिकार हैं जो उसका सर्वाधिकार होता है, जिसके तहत वह फैसला ले सकता है, फैसला राजा कर सकता है। तो आप राजा चुन रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो आप ऐसा मुख्यमंत्री चुनें जिसके अंदर यह सभी क्षमताएं हों, जैसा कि आपने यूपी में चुना। आपने यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना, उन्हीं के कारण आप अच्छे शासन के कारण, अच्छी व्यवस्था के कारण, यूपी के सर्वांगीण विकास के कारण आप दोबारा चुनाव जीतने में समर्थ रहे। आप वैसे ही ऐसे किसी मुख्यमंत्री को किसे चुनेंगे यह आपका अधिकार है, यह भाजपा का अधिकार है, क्योंकि भाजपा यहाँ पे मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुनने जा रही है, बहुमत लाती हुई साबित हो रही है। तो आप ऐसे किसी लालची मुख्यमंत्री को न चुनें। आप ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री को न चुनें जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखे। आप ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री को न चुनें जो सिर्फ पक्षपात करे। आप ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री को न चुनें जो सिर्फ एक वर्ग को लेकर चलें। आप ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री को राजा न बनाएं जो निरंकुश हो। आप ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री को न बनाएं जो सिर्फ अपना समझता हो, अपना देखता हो और राज्य शासन पे आने के बाद, सत्ता संभालने के बाद बाकी सारी जनता को भूल जाता है। 5 साल के लिए आप ऐसे मुख्यमंत्री को बिल्कुल न चुनें। जनता ने आप पर भरोसा दिखाया है, जनता ने आपको चुना है। आप जनता के भरोसा पर खड़े उतरें, यही आपकी काबिलियत होगी। नहीं तो यह जनता है जिसने 70 सीटों के साथ कांग्रेस को 2018 में चुना था, उसको आज 34 सीटों पर ला के खड़ा कर दी है। आपका भी यह हश्र होने में समय नहीं लगेगा अगर भाजपा ने इन बातों का ख्याल नहीं रखा। तो यह कटु शब्द जरूर हैं लेकिन विचारणीय हैं। यह विचार करना जरूरी है भाजपा को, क्योंकि अगर भाजपा इस बात का विचार नहीं करेगी तो वह फिर से ऐसी गलती कर सकती है जैसी गलती कांग्रेस में हुई, जिसके कारण कांग्रेस का यह हश्र हुआ है। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि इस 5 सालों में धर्मांतरण के मुद्दे प्रखर रहे हैं राज्य में, छत्तीसगढ़ में। इस बात को नहीं नकारा जा सकता। रोहिंग्यों को बसाया गया है राज्य में, इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि सिर्फ एक वर्ग किसान को ही देखा गया, उसमें भी कई भ्रष्टाचार के मामले आए हैं राज्य में। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि सारे अधिकारी निरंकुश हो गए थे। इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि राजनेता किसी भी हद तक चढ़ के ऊपर जाकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस बात को क्या कांग्रेस नकार सकती है? बिल्कुल नहीं नकार सकती। अगर कांग्रेस इस बात को नकारती है तो बात समझिए आपके सामने उसका रिजल्ट है, परिणाम आपके सामने है। आपने जो किया उसका परिणाम आपके सामने है। अब
कुछ और सीटों की बात कर लिया जाए विधानसभा में। अब अपन सिलसिलेवार सीट वाइज चलते हैं। पहला सीट 90 विधानसभा सीटों की अपन चर्चा करते हैं। 90 अब ये एक बार मैं आपको 90 विधानसभा सीटों का पूरा एक बार लेखा जोखा बता देता हूँ। पहला विधानसभा जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर माथे से स्टार्ट होता है, भरतपुर सोनहत। भरतपुर सोनहत में रेणुका सिंह जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं, रेणुका सिंह आगे चल रही हैं और अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी से बीजेपी 9000 वोटों से आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए हैं। बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं जो कि बढ़त बनाए हुए हैं। प्रेमनगर भूलन सिंह मरावी बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कि आगे हैं खेलसाय सिंह से। और भटगांव लक्ष्मी राजवाड़े भाजपा की उम्मीदवार हैं जो कि आगे चल रही हैं परसनाथ राजवाड़े जी से। प्रतापपुर में शकुंतला पोर्ते बीजेपी की उम्मीदवार हैं जो आगे हैं राजकुमारी मरावी से, कांग्रेस के उम्मीदवार से। रामानुजगंज में रामविचार नेताम बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कि 21,000 मतों से आगे चल रहे हैं। अजय तिर्की जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनसे। सामरी में भी उद्देश्वरी पैकरा बीजेपी 1600 मतों से आगे चल रही हैं। लुंड्रा प्रबोध मिंज 10,000 वोट से आगे हैं। अंबिकापुर राजेश अग्रवाल बीजेपी 1600 मतों से आगे हैं। सीतापुर में राम कुमार टोपो भाजपा के प्रत्याशी हैं जो कि 6,320 मतों से आगे हैं। जबलपुर से रायमुनि भगत बीजेपी जो कि 18,000 मतों से आगे हैं। कुनकुरी विष्णुदेव साय बीजेपी जो कि 17,000 मतों से आगे हैं। पत्थल गांव गोमती साय बीजेपी जो कि 8,571 मतों से आगे हैं। लेलुंगा सुनीति राठिया बीजेपी जो कि बीजेपी से हैं बट यहाँ पर विद्यावती सिदार कांग्रेस आगे है यहाँ पे 7,587 मतों से। रायगढ़ में ओपी चौधरी बीजेपी 31,000, आंकड़ा बढ़ते ही चले जा रहा है, पहले 8,000 था, 20,000 हुआ, 28,000 हुआ, 31,000 से आगे हैं। ओम प्रकाश नायक हार रहे हैं। सारंगढ़ राजकुमारी चौहान बीजेपी यहाँ पे की प्रत्याशी हैं, लेकिन उत्तरी जांगड़े कांग्रेस के प्रत्याशी 23,000 भारी मतों से आगे चल रही हैं। खरसिया की बात करते हैं। खरसिया में महेश साहू बीजेपी के प्रत्याशी उमेश पटेल से हारते हुए दिख रहे हैं। उमेश पटेल यहाँ पे 10,000 मतों से आगे चल रहे हैं। धर्मजयगढ़ हरिश्चंद्र राठिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो कि मात्र 942 मतों से आगे चल रहे हैं लालजीत राठिया से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। रामपुर की बात करते हैं। रामपुर से ननकी राम कंवर हार रहे हैं फूल सिंह राठिया से 9,000 मतों से, अभी तक के रुझान में 9,166 मतों से। कोरबा एक दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि यहाँ से जयसिंह अग्रवाल जो अभी शासन में मंत्री हैं हार रहे हैं। आपको बता दूं लखन लाल देवांगन पे दाव लगाया था जो कि सांसद हैं भाजपा के, वो 10,559 मतों से आगे चल रहे हैं। कटघोरा से प्रेमचंद्र पटेल आगे चल रहे हैं बीजेपी के 10,400 मतों से, यहाँ पे कांग्रेस हार रही है। पाली तनखार से रामदयाल उइके बीजेपी के हार रहे हैं। यहाँ पे तुलेश्वरी सिद्धार्थ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो कि 8,000 मतों से आगे चल रहे हैं। माफी चाहूँगा, यहाँ पे निर्दलीय आगे चल रहे हैं। पाली तनाखार से बड़ा अपडेट है, निर्दलीय है तुलेश्वर हीरा सिंह आगे चल रहे हैं। यहाँ पे 8,000 मतों से काफ़ी लंबा बढ़त बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे तुलेश्वर हीरा सिंह जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं जो कि ये पहला निर्दलीय सीट है। मरवाही से प्रणव मरपच्ची बीजेपी के हैं जो आगे चल रहे हैं, 6,780 मतों से आगे चल रहे हैं। के ध्रुव कांग्रेस के हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोटा प्रबल प्रताप सिंह जुदेव अटल श्रीवास्तव यहाँ पे आगे चल रहे हैं। प्रबल प्रताप सिंह जी अभी तक की स्थिति में हारते हुए दिख रहे हैं। अरुण साव लोरमी से काफ़ी मतों से 23,000 से ज़्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे हारना लगभग निश्चित है कांग्रेस का। मुंगेली से भी पुन्नूलाल मोहले जी पुराने भाजपा के दिग्गज नेता हैं,
100 मतों से अभी की स्थिति में आगे चल रहे हैं। तखतपुर से धर्मजीत सिंह जी जो कि कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामे थे, वो 2508 मतों से आगे चल रहे हैं। बिल्हा से माफ़ी चाहूँगा, तखतपुर से धर्मजीत सिंह जी 9210 मतों से आगे चल रहे हैं। बिल्हा से धर्मलाल कौशिक जी बीजेपी के 2508 मतों से आगे चल रहे हैं। सियाराम कौशिक जी कांग्रेस के हारते हुए नजर आ रहे हैं। बिलासपुर बड़ा सीट है। बिलासपुर से अमर अग्रवाल जो इस चुनाव एक ही चुनाव हारे थे, उसके पहले 20 सालों तक, मतलब आप ऐसा कहिए 4 विधानसभा तक अजय रहे थे। वो 15,281 मतों से शैलेश पांडे के खिलाफ आगे चल रहे हैं। यहाँ पे शैलेश पांडे की हार लगभग निश्चित दिखाई दे रही है। बेलतरा से सुशांत शुक्ला बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। विजय केसरवानी हारते हुए नजर आ रहे हैं। बेलतरा से 6,236 मतों से आगे चल रहे हैं। मसूरी कृष्णमूर्ति बांधी बीजेपी से 985 मतों के मामूली अंतर से आगे चल रहे हैं। दिलीप लहरिया कांग्रेस के प्रत्याशी से 33वां जो विधानसभा सीट है, ऊपर से अपन नीचे की तरफ आ रहे हैं। जांजगीर चांपा नारायण चंदेल बीजेपी के आगे चल रहे हैं 4044 मतों से अभी तक के रुझान में। व्यास नारायण कश्यप कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। अकलतरा से सौरभ सिंह बीजेपी के हैं और राघवेंद्र सिंह कांग्रेस से, तो यहाँ पे कांग्रेस आगे चल रही है। राघवेंद्र सिंह जी 12,683 मतों से आगे चल रहे हैं। शक्ति से खिलावन साहू बीजेपी से लड़ रहे हैं और चरणदास महंत कांग्रेस से लड़ रहे हैं। चरणदास महंत मामूली मतों से, मात्र 1076 मतों से आगे चल रहे हैं। चंद्रपुर विधानसभा सीट की बात करें तो चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जुदेव जो कि बीजेपी से लड़ रही हैं और राम कुमार यादव कांग्रेस से लड़ रहे हैं। 6,981 मतों से राम कुमार यादव कांग्रेस से बढ़त बनाए हुए हैं। जयजयपुर की बात करते हैं। जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्रा बीजेपी से लड़ रहे हैं और बालेश्वर साहू कांग्रेस से। कांग्रेस यहां पे बढ़त बनाई हुई है। बालेश्वर साहू एक अच्छी बढ़त बना लिए हैं, 5,132 मतों से आगे चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं पामगढ़ से संतोष लहरे और शेषराज हरबंस लड़ रहे हैं। संतोष लहरे बीजेपी के उम्मीदवार हैं और शेषराज हरबंस कांग्रेस यहां पे बढ़त बनाए हुए हैं। सरायपाली से बात करें तो सरला कोसरिया भाजपा और चतुरी नंद कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। यहाँ पे कांग्रेस 24,568 मतों से आगे, बहुत बड़ा बढ़त है। यहाँ पे कांग्रेस की जीत लगभग तय है। बसना की बात करते हैं। बसना से संपत अग्रवाल भाजपा के प्रत्याशी हैं और देवेंद्र बहादुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। देवेंद्र बहादुर यहाँ पे पीछे हैं और भाजपा के संपत अग्रवाल 10,000 मतों का एक लंबा अंतर बना लिए हैं। खल्लारी की बात करते हैं। अलका चंद्राकर और द्वारिकाधीश यादव के बीच में, भाजपा कांग्रेस के बीच में टक्कर है। यहाँ पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए 5,261 मतों से। महासमुंद की बात करते हैं। महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा भाजपा के प्रत्याशी हैं और रश्मि चंद्राकर कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। रश्मि चंद्राकर 8,239 मतों के अभी तक के चरणबद्ध गणना के हिसाब से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। कसडोल की बात करते हैं। कसडोल में धनीराम धीवर बीजेपी के हैं और संदीप साहू कांग्रेस के। कांग्रेस यहाँ पे जीत रही है। कसडोल में 21,000 मतों से, 21,171 मतों से आगे चल रही है। बिलाईगढ़ की बात करते हैं। बिलाईगढ़ में दिनेश लाल जांगड़े भाजपा के प्रत्याशी, कविता प्राण लहरे कांग्रेस के प्रत्याशी और बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी श्याम टंडन यहाँ पे बिलाईगढ़ में बढ़त बनाए हुए हैं और 4,042 मत से आगे चल रहे हैं। तो 2 निर्दलीय सीट जो हमने बात की, एक ये और एक पहले आपको बताया कि जहां पे पाली तानाखार और दूसरा सीट यह बिलाईगढ़, जहां पे 2 निर्दलीय सीट आने की उम्मीद है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। अब बलौदाबाजार की बात करते हैं। बलौदाबाजार में टंकराम वर्मा भाजपा के हैं और शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कि जिनको इस बार मौका मिला था, अपना पूरा दमखम लगा दिया था शैलेश नितिन त्रिवेदी ने विधानसभा में जाने के लिए, वो अभी आगे चल रहे हैं। 8,541 मतों से आगे चल रहे हैं। उम्मीद है कि शैलेश नितिन त्रिवेदी अपने विधानसभा के पहले चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और विधानसभा तक पहुंचेंगे। भाटापारा की बात करते हैं।
भाटापारा में शिवरतन शर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं, इंद्र कुमार साव कांग्रेस के प्रत्याशी। यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो 1996 लगभग 2000 मतों से आगे चल रहे हैं। धरसीमा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली बार भाजपा का दामन थामकर विधानसभा में राजनीति में अपना वर्चस्व आजमाते हुए अर्जुन शर्मा काफ़ी मतों से आगे चल रहे हैं। और अनुज शर्मा धरसीमा से भाजपा प्रत्याशी हैं और 9,900 लगभग 10,000 मतों से आगे चल रहे हैं। छाया वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी हारती हुई नजर आ रही हैं। अब आ जाते हैं रायपुर ग्रामीण में मोतीलाल साहू ने पंकज शर्मा को लगभग हरा दिया है, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि 27,278 मतों का अंतर है दोनों में, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। रायपुर दक्षिण अजय है जो कि भाजपा के खाते में है। बृजमोहन अग्रवाल ने महंत राम सुंदर दास को हरा दिया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। रायपुर उत्तर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपनी दावेदारी ठोकी थी, जोर शोर से नामांकन किया था, लेकिन यहाँ पे रायपुर उत्तर में पुरंदर मिश्रा अपनी सीट भाजपा के लिए बचाते हुए नजर आ रहे हैं और 14,000 के भारी मतों से अंतर बनाए हुए हैं। रायपुर पश्चिम में भारी मतों से कह लीजिए राजेश मुड़त जी आगे चल रहे हैं, बड़ा अंतर है, 21,671 मतों का अंतर, मतलब भाजपा के पक्ष में बड़ी आंधी है ऐसा कह सकते हैं। विकास उपाध्याय बिल्कुल ही सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है अभी तक। आरंग की बात करते हैं, आरंग में गुरु खुशवंत भाजपा के प्रत्याशी हैं और वह आगे चल रहे हैं। शिव डहरिया, यहाँ पे शिव डहरिया मंत्री हैं, आप बात समझिएगा, शिव डहरिया मंत्री हैं शासन में और पीछे चल रहे हैं। अभनपुर से इंद्र कुमार साहू भाजपा के प्रत्याशी जो कि आगे चल रहे हैं 6,154 मतों से। धनेंद्र साहू यहाँ पे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजिम से रोहित साहू भाजपा प्रत्याशी 4,104 मतों से आगे चल रहे हैं। अमितेश शुक्ला जो कि बड़ा नाम है हारते हुए नजर आ रहे हैं। बिंद्रा नवागढ़ से बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस अपनी सीट बचाती हुई दिख रही है। गोवर्धन माझी हारते हुए दिख रहे हैं भाजपा के। जनकलाल ध्रुव कांग्रेस से हैं और 6,212 मतों से आगे चल रहे हैं। सिहावा की बात करूं तो सिहावा से श्रवण कुमार भाजपा के प्रत्याशी अंबिका मरकाम कांग्रेस के प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं और अंबिका मरकाम कांग्रेस के प्रत्याशी 9,225 मतों से आगे हैं। कुरुद से अजय चंद्राकर जो कि किसी तरह से अपनी सीट पिछली बार भी बचा पाए थे, इस बार भी अजय चंद्राकर 2,954 लगभग 3,000 मतों से तारिणी चंद्राकर कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। धमतरी की बात करते हैं, धमतरी से रंजना साहू भाजपा उम्मीदवार हैं जो कि पीछे चल रही हैं। ओमकार साहू कांग्रेस के प्रत्याशी से 10,000 मतों से कांग्रेस यहाँ पे बढ़त बनाए हुए है। संजारी से बात करते हैं, संजारी बालोद की अगर बात करें तो राकेश यादव भाजपा के हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। संगीता सिन्हा कांग्रेस से, यहाँ पे कांग्रेस ने 3,796 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। डोंडली लोहारा देवलाल ठाकुर की बात करें, यहाँ पे डोंडली लोहारा में देवलाल ठाकुर भाजपा प्रत्याशी, अनिला भेड़िया यहाँ पे कांग्रेस की मंत्री भी हैं शासन में, यह जीतती हुई दिखाई दे रही है। 22,196 मतों से आगे चल रही है, बड़ा अंतर है, जीत जाएंगी यह तय माना जा सकता है। गुंडरदेही की बात करते हैं, वीरेंद्र साहू गुंडरदेही विधानसभा सीट से वीरेंद्र साहू भाजपा के प्रत्याशी कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस के प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं। 2288 मतों का अंतर है। पाटन में यह बड़ा सीट है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह बड़ा कांटे का टक्कर हो सकता है, लेकिन यह कांटे का टक्कर अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है एक तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के विजय बघेल फिलहाल कांग्रेस के भूपेश बघेल से 5,598 मतों से पीछे हैं। अमित जोगी जी का तो अता पता ही नहीं है, तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। जोगी जी अभी सुपड़ा साफ है उनका, अमित जोगी जी का। दुर्ग ग्रामीण की बात करते हैं, ललित चंद्राकर भाजपा प्रत्याशी 8,941 मतों से आगे चल रहे हैं। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री, यहाँ भी एक मंत्री का पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुर्ग शहर की बात करते हैं, गजेंद्र यादव भाजपा के 17,767 मतों से अरुण वोरा को कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए दिख रहे हैं। भिलाई नगर में किसी तरह से अभी कांटे का टक्कर है, लेकिन देवेंद्र यादव प्रेम प्रकाश पांडे को हराते हुए दिख रहे हैं। 2,317 मतों का अंतर है, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। वैशाली नगर की बात करते हैं, 66वें विधानसभा की, रिकेश सेन भाजपा प्रत्याशी 18,000 मतों से आगे चल रहे हैं।
हैं, जो कि बड़ा अंतर है। वैशाली नगर से भाजपा अपना सीट सुरक्षित कर रही है। मुकेश चंद्राकर जी कांग्रेस के लगभग हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अहिवारा की बात करते हैं। अहिवारा में डोमन लाल कोसरेवाड़ा जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, 1090 मतों के मामूली अंतर से आगे चल रहे हैं। निर्मल कोसरे कांग्रेस की पीछे हैं। यहाँ पे साजा की बात करते हैं। साजा जैसा मैंने आपको बताया था बड़ा सीट है। साजा में ईश्वर साहू तत्कालीन अभी रविंद्र चौबे कांग्रेस के मंत्री हैं, वो भी कृषि मंत्री हैं और साजा एक कृषि क्षेत्र से आता है। यहाँ पे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2656 मतों से भाजपा अभी तक बढ़त बनाए हुए है। बेमेतरा से दीपेश साहू भाजपा प्रत्याशी 3972 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। आशीष छाबड़ा हार रहे हैं। नवागढ़ दयालदास बघेल 3855 मतों से आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। रुद्र कुमार हारते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। दंतेवाड़ा की बात करते हैं। दंतेवाड़ा में चैतराम अटामी भाजपा के 7957 सीटों से आगे चल रहे हैं। छबिंद्र कर्मा हारते हुए नजर आ रहे हैं। बीजापुर की बात करते हैं। महेश गागड़ा भाजपा प्रत्याशी हार रहे हैं। विक्रम मंडावी कांग्रेस प्रत्याशी 3547 वोटों से अभी तक के रुझान में आगे चल रहे हैं। चित्रकूट की बात करें, विनायक गोयल भाजपा के प्रत्याशी 3866 मतों से आगे चल रहे हैं। दीपक बैज यहाँ पे पीछे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। जगदलपुर की बात करते हैं। किरण जुदेव जगदलपुर से भाजपा प्रत्याशी हैं और वो 20,000 मतों के लंबे अंतर से आगे चल रहे हैं। जतिन जायसवाल कांग्रेस प्रत्याशी हारते हुए नजर आ रहे हैं। बस्तर की बात करें, मनीराम कश्यप भाजपा प्रत्याशी, लखेश्वर बघेल कांग्रेस प्रत्याशी से हारते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस यहां पर 4398 मतों की बढ़त बनाए हुए है। नारायणपुर से केदार कश्यप भाजपा प्रत्याशी हैं जो कि 9867 मतों से आगे चल रहे हैं। यहाँ एक लंबा अंतर है। कांग्रेस के चंदन कश्यप हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोंडागांव की अगर मैं बात करूं तो कोंडागांव से लता हुसैन भाजपा प्रत्याशी हैं जो कि आगे चल रही हैं। मोहन मरकाम हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। केसकाल की बात करूं, केसकाल में नीलकंठ टेकाम भाजपा प्रत्याशी हैं, बड़ी बढ़त बना ली है 7176 मतों की। संतराम नेताम यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी हारते हुए नजर आ रहे हैं। कांकेर में की बात करते हैं। आशाराम नेताम भाजपा प्रत्याशी 8022 मतों से आगे चल रहे हैं। शंकर ध्रुवा कांग्रेस प्रत्याशी हारते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं भानु प्रतापपुर की जो कि 80वां विधानसभा है। यहाँ पे गौतम उइके भाजपा प्रत्याशी सावित्री मंडावी कांग्रेस प्रत्याशी से हार रहे हैं। सावित्री मंडावी बड़ी बढ़त बना ली हैं, यहाँ पे 20,449 मतों से आगे चल रही हैं। अंतागढ़ की बात करें, अंतागढ़ में विक्रम हुसैंडी भाजपा प्रत्याशी 21,484 बड़ा अंतर से आगे हैं। रूप सिंह पोटाई कांग्रेस से भाजपा प्रत्याशी बने थे जो कि हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोंटा की बात करते हैं। कोंटा से स्वयं मुक्का भाजपा प्रत्याशी और कवासी लखमा के बीच में कांटे की टक्कर अभी भी समझ में आ रही है और यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि कवासी लखमा लगभग 1960 मतों से आगे चल रही है। जी नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे सीपीआई 1900 मनीष कुंजुम सीपीआई 1960 मतों से आगे चल रहे हैं जो कि हमारे पास खबर है। मोहला मानपुर की बात करते हैं। मोहला मानपुर से संजीव शाह जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इंद्र शाह मंडावी कांग्रेस प्रत्याशी हैं। यहाँ पे कांग्रेस ने 10,635 मतों से बढ़त बना ली है। यह लगभग जीतता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस के खाते में जाता हुआ सीट। खुज्जी की बात करते हैं। गीता साहू भाजपा प्रत्याशी, भोला राम साहू कांग्रेस प्रत्याशी। भोला राम साहू कांग्रेस से 12,745 मतों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। 85वां जो विधानसभा सीट है वो डोंगरगांव है। डोंगरगांव में भरत वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दलेश्वर साहू कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दलेश्वर साहू यहाँ पे आगे चल रहे हैं 7,548 मतों से। 86वां विधानसभा सीट है पंडरिया में भावना बोहरा भाजपा प्रत्याशी जो कि 4,531 मतों से आगे चल रहे हैं। नीलकंठ चंद्रवंशी कांग्रेस के प्रत्याशी हारते हुए दिख रहे हैं। कवर्धा जो कि बड़ा सीट, मैंने आपको पहले भी बताया था, मोहम्मद अकबर की साख दाव पे लगी है। भाजपा यहाँ पे जीतती हुई दिखाई दे रही है। 12,344 मतों से विजय शर्मा आगे चल रहे हैं, बड़ा अंतर। खैरागढ़ की बात करते हैं। विक्रांत सिंह भाजपा प्रत्याशी मात्र 29 मतों से आगे चल रहे हैं। यह बड़ा टक्कर होगा खैरागढ़ और में भाजपा और कांग्रेस में, मात्र 29 मतों से आगे चल रहे हैं। बात करते हैं 89वां
विधानसभा क्षेत्र की राजनांदगांव रमन सिंह यहाँ पे 26,000 मतों से गिरीश देवांगन से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी से हार लगभग तय है गिरीश देवांगन जी का। डोंगरगढ़ विनोद खांडेकर यहाँ पे भाजपा को हराते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हर्षिता बघेल 17,863 मतों से आगे चल रही हैं। मैंने सिलसिलेवार 1 से लेकर 90 विधानसभा सीटों में आपको बताया कि कौन आगे चल रहा है और किसके जीतने की संभावना है, किसके हारने की संभावना है। अभी तक के मुकाबले अगर देखे जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से 55 सीटों पे भाजपा सरकार बना रही है। अगर 1-2 सीट आगे पीछे भी हो जाती है तो भी पूर्ण बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए और 46 सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाजपा पूर्ण बहुमत से काफ़ी आगे है। तो भाजपा का सरकार बनना छत्तीसगढ़ में तय है। आप पटाखों की तैयारी जितनी करनी है कर लीजिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है। तेलंगाना में कांग्रेस को मात्र एक राज्य के साथ संतोष करके और सुखी रहना होगा और विश्लेषण करना होगा, ऐसा कहिए कि आखिर ऐसी कौन सी गलती रही है। हिंदुत्व का मुद्दा छूट गया या धर्मांतरण का मुद्दा प्रखर रहा या आपने शासन अच्छा नहीं किया या आप सिर्फ एक वर्ग को लेकर चले या भ्रष्टाचार चरम पे रहा। यह सब कांग्रेस के लिए विश्लेषण के मुद्दे हैं। आखिर कौन सी गलती, क्या गलती, किस तरह की गलतियां हुई कि आपको इस तरह का हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पुनः बात करेंगे जो भी ताज़ा स्थिति बनेगी उस पर। अभी तक 3 राज्यों में भाजपा और 1 राज्य में कांग्रेस की शासन बनती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार।
जैसा हम लगातार कहते रहे हैं कि राज्य की जनता जैसा हम लगातार
कहते रहे हैं